नमस्ते। मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MSc 7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा चैप्टर 15 भाषा शिक्षण का भाग 1 जो है उसे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो परिचय जानते हैं। समाज में मनुष्य के सभी क्रियाकलापों को भाषा ही संरचित एवं विस्तारित करती है। भाषा ही वह माध्यम है जो मानव की अभिव्यक्ति का प्रकाशन करती है। अतः भाषा का अध्ययन अध्यापन अत्यंत उपयोगी एवं प्रयोजन सिद्ध है। भाषा शिक्षण का कार्य प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। अन्य भाषा अथवा विदेशी भाषा का ज्ञान ही इतिहास में अनेक सूचनाओं को संग्रहित करने की क्षमता प्रदान करती है। भाषा का अध्ययन आधुनिक युग में समाज की मांग है। अतः इसकी अनिवार्यता का सैद्धांतिक विवरण शिक्षण संबंधी विश्लेषण में होता है। भाषा शिक्षण संबंधी सिद्धांतों, सामग्री निर्माण तथा भाषा शिक्षण की प्रासंगिकता का अध्ययन इस पाठ से किया गया है। भाषा शिक्षण और भाषा शिक्षण में भाषा के द्वारा भाषा का अधिगम किया जाता है। जहाँ भाषा शिक्षण भाषा को सीखने संबंधी सिद्धांतों एवं उनके प्रयोगों का विवरण प्रस्तुत करता है, वहीं भाषा शिक्षण और भाषा के महत्व को भी रेखांकित करता है। भाषा से ही मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाता है। प्रत्येक प्रयोक्ता कोई न कोई भाषा अवश्य जानता है, किंतु अन्य कारणों से अन्य भाषा के महत्व ने भाषा शिक्षण के लिए उत्प्रेरित किया है। जैसे आर्थिक सामाजिक आवश्यकताओं ने नई भाषा सीखने के प्रति प्रयोक्ता को जागरूक किया है और तब भाषा शिक्षण की आवश्यकता हुई। क्योंकि भाषा शिक्षण साध्य और साधन दोनों ही भाषा ही हैं, अतः भाषा शिक्षण के भाषा को अधिग्रहित किया जाता है। भाषा शिक्षण का लक्ष्य पहला है मातृभाषा मदर टंग, दूसरा है अन्य भाषा अदर टंग। इन भाषाओं के अंतर्गत उपभेदों को स्वीकारा गया है जिनका अधिगम किया जाता है। मातृभाषा और जो अन्य भाषा देखते हैं, ये तो दोनों भाषा ही हैं। तो मातृभाषा के दो भाग देखते हैं, स्वभाषिका भाषा, स्वभाषिकेतर भाषा, और अन्य भाषा में है क्षेत्र की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से। और भाषिकेतर भाषा भी दो भाग में, सन्निहित प्रयोजक और आरोपित प्रयोजक। और क्षेत्र अन्य भाषा में क्षेत्र की दृष्टि से जो भाषा है वो उसके 3 भेद हैं, स्वदेशी भाषा, द्वितीय भाषा, विदेशी भाषा। और विदेशी भाषा को 2 भाग किए गए, स्वजातीय भाषा, विजातीय भाषा। प्रयोग की दृष्टि से भाषा को 5 भाग किया गया है, पुस्तकालय भाषा, समतुल्य भाषा, संपूरक भाषा, संपर्क भाषा, परिपूरक भाषा। मातृभाषा मदर टंग, मातृभाषा उसे कहते हैं जिसे बालक अपने परिवार आस पड़ोस में रहकर अर्जन करता है। यह भाषा किसी विशेष प्रयोजन के तहत शिक्षण के द्वारा ग्रहण नहीं की जाती, बल्कि इस भाषा का अर्जन अत्यंत ही सहज रूप में निरंतर होता रहता है। यह भाषा भाषाभाषी को उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक असीमता का भान कराती है तथा यही वह भाषा है आपको भाषा का प्रथम पाठ पढ़ाती है।
जिसके माध्यम से ही वह किसी अन्य भाषा का अध्ययन कर सकता है। देखा जाए तो उसके अंतर्गत लगभग 18 बोलियां हैं: ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, मगही इत्यादि। अतः जब बालक मातृभाषा के रूप में इनमें से किसी एक भाषा का अर्जन करता है तो वह स्वाभाविक अधिगम प्रक्रिया होता है, जबकि हिंदी भाषा की आवश्यकताओं से वह साथ साथ हिंदी भाषा का भी अधिगम कर लेता है। इस प्रकार उसकी मातृभाषा वह बोली हुई जिसका प्रथम ज्ञान प्राप्त किया है, किंतु हिंदी भी उसकी मातृभाषा ही हुई। अतः यह देखा जा सकता है कि स्वभाषिक भाषिका के अंतर्गत बोलियां आ जाती हैं तथा स्वभाषिकेतर के अंतर्गत हिंदी प्रथम भाषा फर्स्ट लैंग्वेज। बालक जिस भाषा का अधिगम अपनी बोली विशेष के रूप में स्वाभाविक रूप से करता है उसे प्रथम भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषिक क्षेत्र की प्रथम भाषा है, उसकी बोलियां हैं जिनका अर्जन बालक परिवार में करता है। प्रथम भाषा के द्वारा मातृभाषा के तत्वों को भी बालक ग्रहण कर लेता है। यह इतनी स्वाभाविक क्रिया होती है कि बालक अपनी मातृभाषा भी हिंदी को ही कहता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी प्रथम भाषा को मातृबोली कहते हैं। अतः प्रथम भाषा मातृबोली हो अतः मातृभाषा हिंदी भाषी को दो मातृभाषा है, एक उनकी बोली और एक हिंदी। अन्य भाषा जो है द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा। मातृभाषा के अतिरिक्त जिन भाषाओं का अधिगम शिक्षार्थी करना चाहता है वह द्वितीय भाषा तथा विदेशी भाषा कहलाती है। भाषा शिक्षण में भी मातृभाषा और अन्य भाषा के लिए शिक्षण संबंधी निर्देश मिलते हैं। मातृभाषा शिक्षण किसी प्रयोजनपूर्ण आवश्यकता से पूर्ण नहीं होते हैं, जबकि अन्य भाषा के अधिगम के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अन्य भाषा को दो वर्गों में रखा गया है: द्वितीय भाषा, विदेशी भाषा। तो द्वितीय भाषा देखते हैं जो अन्य वर्ग की एक भाषा है। मातृभाषा के अतिरिक्त जो भाषा किसी कारणवश मातृभाषा भाषी के लिए सहज हो जाती है तथा संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल होती है उसे द्वितीय भाषा कहते हैं। जैसे भारत के हिंदी मातृभाषी लोगों के लिए अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में है। हालांकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, किंतु विदेशी भाषा का प्रसार एवं इस्तेमाल इस कदर भारत में व्याप्त है कि इस भाषा में भारतीय भाषा के साथ किसी प्रकार की सांस्कृतिक असीमता की लड़ाई नहीं के बराबर होती है। अर्थात अंग्रेजी भाषा भारत की संपर्क भाषा के रूप में व्यवहृत है, अतः यह द्वितीय भाषा है। इसी प्रकार तमिल, तेलुगु आदि मातृभाषा के लिए हिंदी भाषा है। द्वितीय भाषा की विशेषताएं: ये मातृभाषा के निकट संपर्क की भाषा के रूप में प्रयोग होती है। विदेशी भाषा की तुलना में मातृभाषा से पूर्णतः भिन्न नहीं होती। इसके शब्द भंडार, व्याकरण आदि कई स्तर पर मातृभाषा के करीब है। यथा अंग्रेजी की कई ध्वनियों तथा शब्दों को हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है। अन्य भाषा सीखने के पीछे किसी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं होती है, किंतु द्वितीय भाषा को जानना समाज में आवश्यक हो जाता है। विदेशी भाषा फॉरेन लैंग्वेज। विदेशी भाषा का मातृभाषा से दूर तक कोई संबंध नहीं रहता है। वह शिक्षार्थी के लिए सर्वथा नई एवं अनजान भाषा रहती है। भाषा प्रयोक्ता विदेशी भाषा को किसी दबाव या प्रतिबद्धता के कारण नहीं सीखता है, बल्कि वह किसी खास प्रयोजन बस विदेशी भाषा को सीखना चाहता है। हिंदी भाषी के लिए विदेशी भाषा है फ्रेंच, जर्मन, चीनी, जापान इत्यादि। विदेशी भाषा शिक्षण के लिए कुछ कारण अवश्य होते हैं। वे है ज्ञानार्जन, संस्कृत में के संबंध में जानना, व्यवसाय का विकास, आनंद की प्राप्ति, विचारों का आदान प्रदान आदि। भाषा शिक्षण के प्रमुख या भाषा शिक्षण का संदर्भ
अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का सर्वाधिक प्रचलित संदर्भ है। मातृभाषा और अन्य भाषा शिक्षण, शैक्षिक व्याकरण और शिक्षण सामग्री, शिक्षण तकनीकी आदि सभी में भाषा वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि ने अपनी अनिवार्यता सिद्ध कर ली है। भाषाओं के शिक्षण का क्षेत्र भी उन प्रयोगात्मक क्षेत्र में से है जिनके साथ अनेक लोग संबंध है, चाहे वह मातृभाषा शिक्षण हो या अन्य भाषा शिक्षण। अतः भाषा शिक्षण के महत्व ने भाषा शिक्षण को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। साथ में भाषा शिक्षण विधियों का भी विकास हुआ है। अन्य भाषा शिक्षण की विधियों को ही महत्व प्रदान है, क्योंकि मातृभाषा तो स्वयं सिद्ध अर्जन है, तो स्वाभाविक रूप से संपन्न हो जाती है। अन्य भाषा शिक्षण की विधियाँ को विद्वानों ने लगभग 50 तक पहुंचा दिया है। फिर भी प्रमुख शिक्षाविद विलियम फ्रांसिस मैक ने 15 शिक्षण विधियों की चर्चा की है, जो है प्रत्यक्ष विधि, पठन विधि, व्याकरण विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, ध्वनि वैज्ञानिक विधि, स्वाभाविक विधि, सम्मिश्रण विधि, इकाई विधि, द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, सजातीय विधि, अभ्यास सिद्धांत विधि, अनुकरणात्मक विधि, भाषा नियंत्रण विधि। व्याकरण विधि क्या होता है? इस विधि में बालक को अन्य भाषा के व्याकरण का ज्ञान कराते हैं, फिर वाक्य निर्माण का प्रयत्न कराते हैं। इस विधि में उच्चारण पर बल नहीं दिया जाता है, अतः इस पद्धति में विद्यार्थी को बोलचाल की भाषा कम ज्ञान रहता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि, इस विधि को भाषाविद सिडेनस्ता, कॉल, प्लाट्स और डर्फ ने स्थायित्व प्रदान किया था। राउज ने कहा है, इस विधि का लक्ष्य है किसी वस्तु के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करना, न कि स्वयं वस्तु के बारे में। यह विधि चारों कौशलों में वाचन और लेखन पर सर्वाधिक तथा उच्चारण और श्रवण पर कम बल देती है। इस विधि में व्यापक दोनों ही के द्वारा भाषा शिक्षण पर जोर दिया जाता है। यह रुचिकर नहीं होता है। स्टर्न ने कहा है, यह विधि द्वितीय भाषा अधिगम में प्रथम भाषा को संदर्भ व्यवस्था के रूप में देखती है और रखती है। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि को भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष के इस विधि को भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष शिक्षण के रूप में माना जाता है, अर्थात इस शिक्षण विधि में अन्य भाषा को मातृभाषावत ज्ञान दिया जाता है। इसके लिए श्रवण, अनुकरण तथा पाठन पर बल दिया जाता है। इस शिक्षण में मातृभाषा को मध्यस्थ न बनाकर सीधे अन्य भाषा को सिखाया जाता है, अतः यह विधि का दोष भी माना जाता है। यहाँ प्रायः यह माना जाता है कि मातृभाषा का प्रयोग व्याघात उत्पन्न करेगा। संप्रेषण प्रेरक भाषा शिक्षण, भाषा अर्जन संप्रेषण के माध्यम से ही होता है, अतः भाषा शिक्षण का माध्यम भी संप्रेषण परक होना चाहिए। हाइम्स ने भाषा को संप्रेषण परक मानते हुए संप्रेषण परक भाषा का अभिलक्षण दिया है। भाषा अर्थ की अभिव्यक्ति की व्यवस्था है। भाषा का मुख्य प्रकार विचार विनिमय और संप्रेषण है, अतः संप्रेषण को भाषा का महत्वपूर्ण लक्ष्य मानकर भाषा शिक्षण में संप्रेषण को केंद्रीय मान लिया गया है। संप्रेषण परक भाषा शिक्षण के लक्ष्य है। पहला, भाषा अधिगम का तात्पर्य यह सीखना है कि भाषा का संप्रेषण कैसे किया जाए। दूसरा, यह शिक्षण में सभी प्रकार के उपागम इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे अनुवाद, व्याकरण, उच्चारण आदि। मातृभाषा को भी पूरा महत्व दिया जाए। भाषा भेद को समग्र निर्माण और शिक्षण विधि दोनों में पर्याप्त स्थान दिया जाए। क्रमबद्धता का निर्धारण कथ्य, प्रकार और अर्थ के आधार पर किया जाए। ऐसी क्रमबद्धता की अध्येता की रुचि बनी रहे। अध्यापक छात्र की हर तरह से मदद करता है, वे भाषा का तरह तरह से प्रयोग कर सकते हैं।
छात्र को अन्य लोगों के साथ प्रतिक्रिया के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अतः संप्रेषण परक भाषा क्या है? शिक्षण ने भाषा की संप्रेषणीयता को केंद्र में रखकर उनके प्रयोग पर बल दिया है। अतः भाषा शिक्षण में रुचि एवं प्रयोग की नवीनता से शिक्षार्थी जल्दी भाषा सीख लेते हैं। भाषा शिक्षण और सामग्री निर्माण। भाषा शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों एवं उपकरणों की सहायता से प्रयोग द्वारा भाषा की शिक्षा दी जाती है। भाषा के शिक्षण में आवश्यक उपयोगी सामग्रियों का चयन तथा निर्माण तथा भाषा शिक्षण की पद्धतियों एवं शिक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। सामग्री निर्माण के पूर्व भाषा शिक्षक को भिन्न भिन्न परिस्थितियों एवं शिक्षण संबंधी आवश्यक कारकों का विश्लेषण करना चाहिए। सर्वप्रथम पाठ्यक्रम का अवलोकन करना चाहिए। भाषा शिक्षण की अनेक पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। अन्य भाषा तथा मातृभाषा के परिप्रेक्ष्य में सामग्री निर्माण में भी अंतर आ जाता है। अतः शिक्षक को शिक्षार्थी पाठ्यक्रम का ध्यान रखकर पद्धति के अनुरूप सामग्री तैयार करनी होगी। सामग्री का निर्माण इस प्रकार से होगा। पहला, श्रव्य सामग्री। इस सामग्री का निर्माण स्वयं एवं किसी व्यावसायिक संस्था से सहायता लेकर किया जा सकता है। उच्चारण शुद्ध के लिए श्रवण की शुद्धता अनिवार्य है। टेप रिकॉर्डर तथा डिस्क प्लेयर का प्रयोग कर शिक्षार्थी को लक्ष्य भाषा की ध्वनियाँ, शब्दों का सही उच्चारण सिखाया जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि इन सामग्रियों में स्पष्ट आवाज़ निकले, अन्यथा भाषा शिक्षार्थी अशुद्ध एवं अस्पष्ट ध्वनियाँ को ही ग्रहण करेंगे। तीसरा है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री में इस तरह की सामग्री को ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर स्क्रीन आदि चीज़ें आती हैं जिससे शिक्षार्थी को ध्वनि, लेखन, वाक्य निर्माण आदि का सही बोध कराया जा सके। तीसरा है पाठ्यक्रम का निर्माण। शिक्षार्थी के लिए सुव्यवस्थित भाषिक ज्ञान की एक पाठ्य सामग्री होना चाहिए जिससे वह लक्ष्य भाषा के सभी आवश्यक तत्वों का एक साथ व्यवस्थित रूप में अध्ययन एवं प्रयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त अध्यापक की क्षमता को भी परखना आवश्यक है। यदि अध्यापक शिक्षार्थी को लक्ष्य भाषा की जानकारी सही रूप से नहीं दे पा रहे हो या फिर अध्यापक में उतने शिक्षार्थियों को सिखाने की क्षमता न हो तो इसका ध्यान भी रखना चाहिए। साथ ही शिक्षार्थियों को भी अलग अलग समूहों में उनकी अभिक्षमता को देखते हुए बांटना चाहिए ताकि शिक्षक को एक समूह में एक समान बुद्धि वाले शिक्षार्थी उपलब्ध मिले। अतः कुशल अध्यापक शिक्षार्थी के लिए स्वयं प्रयोग द्वारा अकेले सामग्री पेश करे अभ्यास में बढ़ोतरी कर सकता है। भाषा व्यवहार से संबंधित सामग्री। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। इसका प्रयोग समाज में समाज के लिए और समाज सापेक्ष होता है। अध्यापक को भाषा शिक्षा देते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक भाषा की अपनी सामाजिक और उपदेयता होती है। उसमें समाज में प्रचलित कई विशेषताएं समाहित होती हैं तो कई लोक परंपराएं भी। अतः शिक्षक को इन सामाजिक आचरणों को शिक्षण के समय ध्यान रखना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में यू का होता है तो हिंदी में आप, समान सूचक तथा तुम, समवयस्क या अपने से छोटे उम्र वाले के लिए प्रयुक्त होता है। साथ ही हिंदी में नाम के पीछे जी का संबोधन होता है। श्री सुशील जी आ रहे हैं तो अंग्रेजी में मिस्टर सुशील का प्रयोग होता है। इस प्रकार भाषा ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष शिक्षार्थी के लिए अति आवश्यक है जो समाज में संप्रेषण के क्रम में अधिगम किया जा सके। शिक्षक को इन छोटी मगर गूढ़ बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मध्यम एवं उपकरण। शिक्षा के माध्यमों
माध्यम एवं उपकरणों को देखते हैं। शिक्षा के माध्यमों में वैज्ञानिक उपकरणों का तेजी से प्रयोग होता रहता है। ये प्रयोग शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए उपयोगी एवं सहायक हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। इसके अंतर्गत टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि सामग्रियाँ आती हैं। यह साधन शिक्षार्थियों को एक साथ श्रवण एवं दृश्य का लुत्फ उठाने देता है। साथ ही इससे इंटरनेट एवं टीवी द्वारा एक साथ अनेक शिक्षार्थियों को दूर दराज बैठे सिखाया जा सकता है। इससे निम्नलिखित लाभ है। पहला, दृश्य एवं श्रव्य का एक साथ प्रत्यक्ष होना शिक्षार्थी के लिए रुचिकर है। पाठ्य सामग्री को स्पष्ट तथा सरस बनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष बोधन से शिक्षार्थी की त्रुटियां दूर होती हैं। इससे पत्राचार की भांति प्रसारण के द्वारा देश विदेश के को एक साथ संबोधित किया जा सकता है। बहुसंचार सामग्री भाषा शिक्षण की पूर्णता शिक्षार्थी में चारों कौशलों के विकास से है, अर्थात दक्षता से है। इसके लिए शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच संपर्क का होना आवश्यक है। बहुसंचार सामग्रियों में ब्लैक बोर्ड, रेडियो, भाषा प्रयोगशाला आदि उपकरण आते हैं। ये उपकरण शिक्षार्थी के भाषा के पूर्ण ज्ञान में सहायक होते हैं। कम बुद्धि के शिक्षार्थी भी इन सामग्रियों से स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप से भाषा उच्चारण तथा प्रयोग सीख लेता है, किंतु इन सामग्रियों का क्रमिक रूप में उपयोग ही शिक्षा में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अतः सर्वप्रथम ब्लैक बोर्ड, चॉक, ग्रामोफोन आदि उपकरणों का उपयोग करेंगे। तत्पश्चात रेडियो, टीवी और अतः कंप्यूटर का। इनसे क्रमवार प्रयोग किए गए उपकरणों में शिक्षार्थी की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और अतः वे स्वयं सिद्ध कंप्यूटर का प्रयोग कर अभ्यास कर सकते हैं। भाषा शिक्षण की अधुनातन भूमिका। भाषा शिक्षण की अधुनातन भूमिका। भाषा शिक्षण की और भाषाविदों का ध्यान सैकड़ों वर्ष पहले चला गया था, परंतु कुछ वर्ष में तो इस क्षेत्र में लगभग क्रांति जैसी हुई है। भाषा किसी राष्ट्र की, समुदाय की असीमता उसकी सांस्कृतिक धरोहर होती है। भाषा का अध्ययन एक शिक्षण प्राचीन काल से ही होता रहा है, किंतु आधुनिक युग में विज्ञान के चमत्कारपूर्ण प्रयोग से दुनिया सिमट गई है और प्रत्येक समुदाय बहुभाषिक होता जा रहा है। उसकी आवश्यकता दिनों दिन वैश्विक होती जा रही है। भारतीय संस्कृति का अध्ययन एवं भारत में उनके मल्टीनेशनल कंपनियों के आगमन से भाषा भिन्नता की स्थिति आ गई है। ऐसे में भाषा शिक्षण एक माध्यम एवं उपादान का काम कर रहा है, जो ज्ञान विज्ञान, व्यावसायिक, आर्थिक, वैदेशिक आवश्यकताओं से अन्य भाषा ज्ञान से सहायता दे रहा है। भारत देश की बात करें तो यहाँ अंग्रेज भाषा का ज्ञान अब टेस्ट सिंबल हो गया है। अंग्रेजी शिक्षा के लिए आरंभिक पाठ्यक्रमों में ही अनिवार्यता ला दी गई है, जो अन्य भाषा शिक्षण की उपयोगिता को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा शिक्षण की भूमिका समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलती रही है। संचार व्यवस्था में संचार ने विश्व को एक नेटवर्क से जोड़ दिया है। कोई भी घटना, कोई भी खबर चाहे विश्व में कहीं हो, पूरी दुनिया देख सुन सकती है। यह भाषा ज्ञान के कारण ही संभव हो सका है। यहाँ तक ही भारतीय संसद की कार्यवाही अलग अलग भाषा में होते हुए भी अंग्रेजी में नहीं जा सकती है। यह अनुवाद प्रक्रिया अन्य भाषा शिक्षण से ही संभव हो सकी है। अतः भाषा शिक्षण के जहाँ भाषात्मक दूरियों को खत्म किया है, संचार के भौगोलिक दूरियों को, अतः संचार साधनों की भाषा शिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुवाद में भाषा शिक्षण के उपरांत शिक्षार्थी जब दो भाषाओं में कौशल प्राप्त कर लेता है तो वह अनुवाद के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दे सकता है। साहित्यिक अनुवाद हो या ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का, इनका मंतव्य द्विभाषिक ज्ञान से ही स्पष्ट किया जा सकता है। आज अनुवाद का कार्य विस्तृत रूप में हो रहा है,
प्रत्येक क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता है, चाहे हॉलीवुड की कोई फिल्म हो या बॉलीवुड की, एक साथ कई भाषाओं में प्रदर्शित होती है। जैसे हैरी पॉटर, स्पाइडरमैन फिल्म भारत में हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय बोलियों में भी उपलब्ध है। यह अनुवाद की सुविधा के कारण ही संभव हो सका है। तो अनुवाद कर्म भाषा शिक्षण से ही संभव है। संबंध निर्वाह में आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी के विकास ने पूरे विश्व को एक ग्लोबग्राम में तब्दील कर दिया है। साथ ही संपूर्ण विश्व द्वारा अपने वैदेशिक संबंधों से विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जा रहा है। इसमें भारत, चीन, अमेरिका आदि देश एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत के हजारों विद्यार्थी अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान गए हैं। तो विदेशी छात्र भी भारत में आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रौद्योगिकी ने विश्व की दूरियों को मिटाया है। तो भाषा शिक्षण ने व्यक्ति के बीच संप्रेषण काम कर एक दूसरे को समझने का रास्ता दिखाया है। विश्व में बहुभाषिक समुदाय का तेजी से प्रसार हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा शिक्षा एवं पर्यटन के प्रसार से देश विदेश में अन्य भाषा शिक्षण को अत्यधिक महत्व प्राप्त हुआ है। भाषा में ही विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर आदि भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। भले ही कामचलाऊ शिक्षण हो रहे हैं, किंतु भाषीय दूरियां मिटती नजर आ रही है। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषा शिक्षण विषय की मांग है, जो दिनों दिन अपनी प्रणालियों में सुधार करके एवं शिक्षण उपकरणों को विकसित कर भाषा अधिगम सरल बनाते जा रहे हैं। तो आज हमने पाठकों ये एक हिंदी भाषा शिक्षण, इसमें हमने जो भाषा शिक्षण की जो सामग्री है, निर्माण है, किस किस से निर्माण हो सकते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, पाठ्यक्रम का निर्माण, फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखें। तो हिंदी भाषा का संप्रेषण, शिक्षण और भाषा कितने प्रकार के हैं, फिर मातृभाषा और द्वितीय भाषा, मातृभाषा कितने प्रकार के हैं और द्वितीय भाषा जो अदर भाषा है वो कितने प्रकार के विदेशी और द्वितीय भाषा है, उसके बारे में जाना और प्रमुख विधियाँ भी जाने जो किस किस चीज़ों को लेकर हम भाषा को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो ये था आपका भाषा शिक्षण, यहाँ पर समाप्त होता है भाषा शिक्षण। आप इसे पढ़िए बार बार, बहुत ही सरल है। यहाँ पर एक बार पढ़िए, जो जो आपको स्टेप्स लिखने हैं उस स्टेप्स को लिखिए, उस स्टेप्स के बारे में आप याद कीजिए। जैसे कि यहाँ पर भाषा शिक्षण के अधुनातन भूमिका क्या क्या है, तो अधुनातन भूमिका में आपके यहाँ पर संचार व्यवस्था में, अनुवाद में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध निर्वाह में 3 है। तो ये तीनों को आप याद रखिए और उसे समझिए, तो आपको याद रह जाएगा, जो आप परीक्षा में लिख सकते हो। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। और मेरा जो चैनल सब्सक्राइब जो है 97 के आसपास है, तो जल्दी इसे 100 तक पहुंचा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपकी इच्छा अनुसार मैं आपको ये पाठ प्रस्तुत करके दे रही हूँ कि आप जिस तरह से दिसंबर में आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूर ही आप मेरे चैनल को ज़रूर आप मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए। एक सब्सक्राइबर तो एक दिन बनता ही है, तो आप इसे ज़रूर कीजिए। यहाँ पर रखती हूँ, नमस्ते, धन्यवाद।